नमस्कार दोस्तों, एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं अजुल बंसल हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं राज्यसभा ने हाल ही में एरा अमेंडमेंट बिल पास किया है। लोकसभा ने इसे जून में पास कर दिया था। क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर है, हाँ मगर जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। पूरी चर्चा करेंगे। उड़ान स्कीम क्या है, इसके अंतर्गत सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये आप देख सकते हैं राज्यसभा ने हाल ही में अप्रूव किया है एरा अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, पहले ये बिल था जब लोकसभा ने पास किया था। राज्यसभा में पास होने के बड़े चर्चे थे कि होगा या नहीं। ठीक है, अब राज्यसभा से पास हो गया है तो प्रेसिडेंट के द्वारा तो असेंट मिल ही जाएगा। क्लियर, अब रामनाथ कोविंद इसको असेंट देंगे। क्लियर है बात। चलिए आगे बात करते हैं। यूपीएससी और स्टेट पीएससी का आधार फाउंडेशन बैच हिंदी मीडियम में 8 अगस्त से रोज सुबह 10 बजे शुरू होने जा रहा है। सभी लोग जिन्होंने रिमाइंडर सेट नहीं किया है, इवेंट क्रिएटेड है, जाके रिमाइंडर सेट कर लो, याद से क्लास अटेंड करनी है। ऑलराइट, चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले हम लोग अपना एमसीक्यू देख लेते हैं जो प्रीलिम्स में पूछे जाने की संभावना बनती है। एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक अथॉरिटी, इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एरा, जो बिल आया था 2019 का, अमेंड्स द एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2008। ठीक है, एरा एक्ट 2008 को अमेंड करता है, ये कह रहा है पहला कथन। दूसरे की बात करें, एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एरा एक्ट 2019 proposes to establish the airports economic regulatory authority of India, यानी एरा एक बॉडी बनाना चाहता है आपका अमेंडमेंट एक्ट। क्लियर, दोनों स्टेटमेंट क्लियर है। अब क्या सही जवाब है? ओनली वन। पहला सही है तो आप पहला लगाएंगे, दूसरा है तो ओनली टू, दोनों सही है तो बोथ, और कोई भी सही नहीं है तो नन। क्लियर है, इसका आंसर वीडियो के हम एंड में डिस्कस करेंगे। चलिए क्या है कहानी, पूरी समझते हैं। हाल ही में राज्यसभा ने एरा अमेंडमेंट एक्ट जो बिल है वो पास किया। अभी एक्ट नहीं बना है, प्रेसिडेंट के एसेंट के बाद ही ये एक्ट बनेगा। क्लियर, पहली बार इसे मार्च 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया था। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो थी, जो टूरिज्म और कल्चर पे थी बेस्ड, उसने क्या किया था, इसे पूरी तरह एनालाइज किया था और बिना किसी अमेंडमेंट के पास कर दिया था। क्लियर, बाद में ये मार्च के बाद जून में इसे लोकसभा ने पास कर दिया। और अब जाके अगस्त में आपको क्या दिखता है कि राज्यसभा ने हाल ही में इसे पास किया है। क्लियर, काफी प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद भी ये राज्यसभा से बिल पास हो गया आपका। क्लियर, इसका जो मकसद है मेन, वो एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट जो 2008 है उसको अमेंड करता है। और इसके अमेंडमेंट के अंदर क्या क्या चीजों के बारे में बात करता है वो हम लोग समझ लेते हैं जल्दी से। क्या की पॉइंट्स है आपके? सबसे पहली बात कि जो मेजर एयरपोर्ट जो होते हैं उसकी जो डेफिनेशन है इस एक्ट के अंतर्गत, उसको थोड़ा मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई कैसे करता है? सरकार को कुछ हक देता है कि सरकार अब किसी भी एयरपोर्ट को एक नोटिफिकेशन के जरिए मेजर एयरपोर्ट कह सकती है। कैसे? देखिए, पहले मेजर एयरपोर्ट की डेफिनेशन समझे तो क्या थी कि एक वो एयरपोर्ट जो सालाना 3.5 मिलियन, लगभग 35 लाख लोग होते हैं, इनको हैंडल करता है, वो हमारा मेजर एयरपोर्ट कहलाता है। क्लियर है बात? अब सरकार एक नोटिफिकेशन के जरिए आपका किसी भी एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट बना सकती है। राइट, दूसरा, देर आर अराउंड 25 मेजर एयरपोर्ट्स इन द कंट्री। 25 मेजर एयरपोर्ट्स कहे जाते हैं जो कि बेसिकली इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। कोई जो भी फेमस फेमस एयरपोर्ट आपको देखने को मिलते हैं इंडिया के अंदर। क्लियर, आपका अहमदाबाद हो जाता है, श्रीनगर है, इंदौर है, देन आपका दिल्ली है, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, ये सारे आपके क्या है, मेजर एयरपोर्ट्स की लिस्ट के अंदर आते हैं। साथ ही में बात करें, अमेंडमेंट्स विल अलाउ, जो भी प्राइवेटाइज करने के लिए, जो भी सरकार है वो क्या करेगी, प्राइवेटाइज करेगी जो भी लॉस मेकिंग आपके एयरपोर्ट्स हैं। लॉस यानी नुकसान जिस एयरपोर्ट में हो रहा है उसको क्या कर सकते हैं, क्लब कर सकती है अब, और प्राइवेट बिडर्स को ये सेल आउट कर सकती है ताकि वो उसे प्रॉफिटेबल बनाए। ठीक है, मेजर रीजन जो सरकार के द्वारा बताया जाता है कि प्राइवेटाइजेशन का लॉजिक हमेशा देश की संपत्ति का नुकसान करना नहीं होता। इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग जब नॉर्मल अपनी जो आम जनता है उसको अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, ग्रेट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी हम लोग प्राइवेटाइज करते हैं ताकि प्राइवेट सेक्टर आपको सर्विस अच्छी प्रोवाइड कर सके। क्लियर, ये तो आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर द्वारा सर्विसेज बहुत अच्छी प्रोवाइड की जाती है, पर फेयर्स थोड़े हाई भी होते हैं। राइट, उसका यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा, सरकार द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। क्लियर, प्राइसिंग कैसे होती है, टैरिफ कैसे डिसाइड होता है, ये सारी चीजें भी हम लोग अभी थोड़ी देर में ही चर्चा करने वाले हैं। साथ ही में एरा जो है अभी वो डिटरमाइन करती है आपका टैरिफ। कौन डिटरमाइन करता है? एरा आपका टैरिफ डिटरमाइन करती है। एरा एक बॉडी है, 2008 के एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। क्लियर है बात? सेंटर ने अभी तो डिसाइड भी कर लिया है कि कुछ 6 एयरपोर्ट्स को वो प्राइवेटाइज करेंगे। मेनली कौन कौन से है उसमें? अमृतसर आ जाता है, वाराणसी आ जाता है, भुवनेश्वर है, इंदौर है, रायपुर और तिरुचिरापल्ली।
क्लियर, इन एयरपोर्ट्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा ताकि सर्विसेज और बेहतर की जा सके। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। इट विल हेल्प इन एक्सपैंडिंग द एयर कनेक्टिविटी टू रिलेटिवली रिमोट एरियाज एंड एज अ रिजल्ट एक्सपीडाइटिंग द उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। उड़ान स्कीम को मैं डिटेल में बताने वाला हूं। उड़ान स्कीम के तहत हम लोग बेसिकली, इसका फुल फॉर्म बताया उड़े देश का आम नागरिक। तो जो आम नागरिक है उसको एयर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, जो कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बनती है, उस बारे में ये बात करता है। क्लियर, इट विल एनकरेज डेवलपमेंट ऑफ स्मॉलर एयरपोर्ट्स। जो भी छोटे छोटे एयरपोर्ट्स अगर प्राइवेटाइज हो जाएंगे तो उनको डेवलपमेंट की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बहुत अच्छी तरह उन्हें मेन स्ट्रीम से हम लोग जोड़ सकते हैं। क्लियर, साथ ही में बात करते हैं कि जो सरकार है, अब जो भी प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट्स होंगे और जो आपके नुकसान वाले होंगे नॉन प्रॉफिटेबल एयरपोर्ट्स, दोनों को अलग अलग क्लब करेगी और प्राइवेट बिडर्स को बताएगी अच्छी तरह कि देखिए ये प्रॉफिटेबल है, ये नॉन प्रॉफिटेबल है, आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्लियर है बात? तो इन्वेस्टर्स के लिए बेसिकली ट्रांसपेरेंसी यहां पर हमको देखने को मिल रही है। चल, देखिए कोई भी इन्वेस्ट जब ही करता है जब आप उसको ट्रांसपेरेंसी दें, जब आपको उसको सारी चीजें क्लियर बताएं, उसको पूरा कॉन्सेप्ट पिक्चर पूरी समझ में आ जाएगी, तो वो आराम से इन्वेस्ट करेगा। राइट, तो ये एक मेजर स्टेप है। साथ ही में बात करते हैं प्राइस बैंड्स की, और क्या नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपीज इशू किए गए थे कोविड के टाइम पे। ठीक है, कोविड समय चल रहा था तो नए एसओपीज आए थे। ये हर समय एसओपीज चेंज होते रहते हैं, पर जो प्राइस बैंड्स हैं ये सरकार द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि सर प्राइस का कैसे डिसाइड किया जाता है? क्या एक फ्लाइट का प्राइस डिसाइड किया जाता है? हजारों फ्लाइट चलती हैं तो कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए, आपका सवाल वाजिब है। यहां पर हम बात कर रहे हैं एक प्राइस बैंड की, यानी एक रेंज की बात कर रहे हैं। सरकार क्या करती है, आपके जो भी फ्लाइट के टाइम होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसकी कीमत तय कर देती है, और कंपनीज को फ्रीडम देती है कि आप इस रेंज से इस रेंज के बीच में अपनी किसी भी फ्लाइट की कीमत आप रख सकते हैं मार्केट के हिसाब से। देखिए कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में कंपटीशन की वजह से आपको प्राइस कम करने पड़ते हैं ताकि आपके यहाँ लोग आए तो सही। उसी को हम लोग कहते हैं टर्नओवर से पैसा कमाना। टर्नओवर से कैसे? जैसे शॉर्ट में समझते हैं कि अगर आप 100 रुपए अपनी चीज की कीमत रख रहे हैं, जैसे 1000 रुपए की आप फ्लाइट रख रहे हैं और आपकी सारी फ्लाइट फुल जा रही है, राइट, आप रोज की 1000 लोगों को ट्रैवल करवा रहे हैं, तो यहां पर आपके कितने रुपए बनते हैं? 10 लाख रुपए बन रहे हैं। सीधे सीधे 10 लाख रुपए आपकी कमाई हो रही है। वहीं पर आपकी प्राइस 1500 रुपए है। मान लीजिए आपने 1500 रुपए रख रखी है, पर लेकिन आपके यहाँ कोई आ ही नहीं रहा, सारे तो 1000 वाले के पास जा रहे हैं, तो आपके पास कितने आए? 1000 आ गए, 1000 लोग आ गए। ठीक है, तो 1000 लोग में कितने बने? सॉरी, 1000 लोग सेम सेम अमाउंट नहीं आते, थोड़ा कम करते हैं इसे, थोड़ा सा कम करते हैं। अपन इसको कर देते हैं, मान लीजिए 100 लोग आपके पास आ गए। ठीक है, 100 लोग आपके पास आ गए, तो आपके कितने हो गए? कितने रुपए बन गए आपके पास? आपके बने 1.5 लाख रुपए। मात्र 1.5 लाख रुपए आपने कमाए। ठीक है, डेढ़ ही बनेंगे ना, हाँ डेढ़ बनेंगे, राइट। 1.5 लाख, और ये कमा रहा है 10 लाख रुपए। तो ये होता है टर्नओवर, रेंज को कम करना, और इसी से मार्केट में डिटरमाइन होता है कि कौन सी कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी। इसी पे बहुत सारी रिसर्च चलती है, और सरकार ने आपको फ्रीडम दे रखी है कि अगर 40 मिनट के अंदर आपका फ्लाइट टाइम है, राइट, तो 2000 से 6000 का आप प्राइस बैंड लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे से दिल्ली और जयपुर में 40 मिनट से कम लगता है, आधा घंटे का लगभग फ्लाइट टाइम होता है। क्लियर, तो 2000 से 6000 रुपए के बीच में कोई भी फ्लाइट का जो फेयर है आप रख सकते हैं। क्लियर, 6000 से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। एक्सीड करेंगे तो क्या होगा? बेसिकली आप मोनोपोली चला रहे हैं, आपको लग रहा है कि सिर्फ आप ही की फ्लाइट को लोग यूज कर रहे हैं, तो आप उसमें रेट बढ़ा बढ़ा के बेच रहे हैं। क्लियर, इसलिए सरकार इसको रेगुलेट करता है। साथ ही में 40 से 60 मिनट की बात करें तो 2500 से 7500, 60 से 90 मिनट में 3000 से 9000 एंड सो ऑन, ऐसे आपके प्राइजेस डिसाइड किए जाते हैं। क्लियर है बात? ये प्राइस बैंड एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट था। क्या एग्जैक्ट है ये आपसे कभी भी नहीं पूछा जाएगा। क्लियर, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की बात करें तो देखिए, फ्लाइट के अंदर खाना आपको अलाउड ही नहीं है, नो ईटेबल्स। ठीक है, फ्लाइट वाले खुद इशू करते हैं, ये कमाई की बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है। क्लियर है बात? ईटेबल्स आपको अलाउ नहीं किए जाते। साथ ही में जो प्रेग्नेंट विमेन है उनको कोविड के समय मना किया था कि आप ट्रैवल ना कीजिए, कोशिश कीजिए आप ट्रैवल ना करें। दूसरा, जो भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, अगर वो ट्रैवल करता है बिना किसी को बताए, इन्फॉर्म करे अथॉरिटीज को, आपके खिलाफ पीनल एक्शन लिया जाएगा। क्लियर, इंडियन पीनल कोड आईपीसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 1860 वाले की, राइट, उसके अंतर्गत जो भी होता है उसी को हम पीनल एक्शन बोलते हैं। क्लियर, साथ ही में जो भी वेब चेक इन है, बैगेज से रिलेटेड कुछ एसओपीज इश्यू किए गए थे जो समय समय रहते चेंज होते रहते हैं। क्लियर, चलिए आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि एरा की जरूरत क्यों पड़ी। हम बात कर रहे हैं एरा बॉडी की, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, राइट, इसकी आपको जरूरत क्यों पड़ी देखते हैं। जो इनिशियली आपका जो एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया था, जो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है,
ये सारे एयरपोर्ट्स को रन कर रहा था और मैनेज कर रहा था। थोड़े टाइम बाद सिविल एविएशन पॉलिसी में कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, उनको एयरपोर्ट्स दिए गए रन करने के लिए। इसका मतलब क्या था? इसका मकसद वही था कि सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड हो सके कंज्यूमर को। सरकारी काम आप जानते हैं कि कैसा होता है, प्राइवेट काम ज्यादा बेहतर होता है, सर्विसेज अच्छी मिलती हैं। क्लियर? ये बहुत बड़ी बात है, सरकार अपनी गलती रियलाइज करके उसी के खिलाफ कुछ एक्शन लेती है। क्लियर? टिपिकली एयरपोर्ट जो होते हैं वो किस पे रिस्क पे रन करते हैं? मोनोपोली। यानी कोई भी एक एयरपोर्ट है, एक शहर में जनरली एक एयरपोर्ट आपको देखने को मिलता है, तो ये मोनोपोली है। अगर मान लीजिए वो एयरपोर्ट अपने प्राइवेटाइज हो गया और उसने अपने मन से बना लिया कि नहीं, मैं तो इतना फेयर रखूंगा, आना है तो आओ, नहीं आना तो नहीं आओ, तो लोग तो ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे, सिर्फ अमीर अमीर लोग ट्रैवल ट्रैवल कर पाएंगे। राइट? सो ये मोनोपोली ना आए, इस वजह से क्या होता है कि हम लोग इन पे रेगुलेशन रखते हैं, इन पे पूरा मॉनिटरिंग करी जाती है इनकी। ठीक है? साथ ही में बात करें, टू एंश्योर दैट प्राइवेट एयरपोर्ट ऑपरेटर्स इस मोनोपोली को मिसयूज ना करें, तो एक इंडिपेंडेंट टैरिफ रेगुलेटर की जरूरत थी। ठीक है? ऐसी बॉडी जो इसके टैरिफ को रेगुलेट कर सके, तो वो बनी थी एरा। ठीक है? जो एक सिंगल एयरपोर्ट के टैरिफ को रेगुलेट करती है, मॉनिटर करती है क्लोजली। क्लियर बात? ये 2008 के एक्ट के तहत बनाई गई थी, 2008 के एक्ट के तहत। आशा करता हूं ये जो मैं आपको बता रहा हूं इन्फॉर्मेशन, ये आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत ही मदद करने वाली है। चलिए आगे बात करते हैं, उड़ान स्कीम को थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। उड़ान इज अ रीजनल कनेक्टिविटी, मैंने आपको बताया था, जो भी हमारा लोकल कनेक्टिविटी डोमेस्टिक फ्लाइट्स है उनको कनेक्ट करना। क्लियर है बात? उड़ान इंटरनेशनल स्कीम है, वो भी एक अलग टॉपिक है, पर मेनली हम उनको समझना है कि उड़ान के अंतर्गत आता क्या क्या है। उड़े देश का आम नागरिक, इसका यहाँ पर फुल फॉर्म बनता है। छोटे छोटे स्मॉल एयरपोर्ट्स को, रीजनल एयरपोर्ट्स को यहाँ डेवलप करना और कॉमन सिटीजन के लिए कम दरों पे फ्लाइट को इशू करना। क्लियर है बात? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक आपको अमाउंट बताऊं सिर्फ समझ के पर्पज से। ठीक है? 2000 अगर रुपए का फ्लाइट है कहीं, तो जनरली आम नागरिक हिचकता है इसमें ट्रैवल करने से। राइट? तो हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, ये जो फ्लाइट चार्जेस होंगे लगभग आपके 1000 रुपए तक रिड्यूस हो जाएंगे, 50% कम हो जाएंगे, ताकि आप लोगों के लिए फेयर बड़ा आसान बने और आप आसानी से यहाँ पर ट्रैवल कर सके। एक मेजर कनेक्टिविटी का भी इशू है, बहुत सारे लोगों को ट्रैवल करने के लिए अपने होम टाउन से, ठीक है, जो भी बड़े बड़े कस्बों में रहते हैं, बड़े बड़े टाउन्स में रहते हैं, वहां पर एयरपोर्ट नहीं है, उनको एक मेजर एयरपोर्ट के पास, जस्ट अ सेकंड, एक मेजर एयरपोर्ट की साइड जाना पड़ता है। और वहां पे क्या होता है, उनका ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ जाता है वहां से जाने का। अब उनके घर में ही एयरपोर्ट आ जाएगा तो कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाएगी, फास्टर ट्रैवल देखने को मिलेगा, दस लीडिंग टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है बात? साथ ही में बात करें नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा फंड की जाती है जॉइंटली। ठीक है? इस स्कीम के अंतर्गत इसको क्या 10 साल के लिए हम लोगों ने उड़ान स्कीम को लॉन्च किया है, 10 साल के लिए। क्लियर? साथ ही में 2016 में, दोस्तों याद रखना 2016 में हमने इसको स्टार्ट किया था। राइट? 2016 में इसको स्टार्ट किया था। 4th एनिवर्सरी अभी हाल ही में मनाई गई है इसकी, और इसमें उड़ान 4.0 को लॉन्च किया गया है। जस्ट अ सेकेंड, उड़ान 4.0। ठीक है? 4th फेज की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, डिटेल में बता देता हूँ क्या है इसके लेटेस्ट 4.0 जो फेज चल रहा है उसके अपडेट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। और जो उड़ान, जो बेसिकली हम लोग जो एयरलाइंस पार्टिसिपेट करती है इसमें, वो बिडिंग प्रोसेस के थ्रू होती है, यानी आपको बोली लगानी पड़ती है, उसके आधार पे आपको अलॉट किए जाते हैं एयरपोर्ट्स। क्लियर है बात? चलिए उड़ान स्कीम के लेटेस्ट अपडेट्स की बात करें तो जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसने एक टारगेट बनाया है कि 100 अनसर्व्ड और अनडिजर्व जो एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, उसमें लगभग 1000 एयर रूट शुरू किए जाएंगे। क्लियर है बात? अभी जो बात करें 4.0, तो 4.0 के अंदर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो हमारा है उस पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। क्लियर है बात? उसकी कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन मेनलैंड से, नॉट फ्रॉम द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू बट फॉर द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, और हमारा स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उसको मेनलैंड इंडिया से कनेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी जो है वो बहुत ज्यादा अपना रुख पकड़ती है समय समय पे। क्लियर है बात? तो उसको कर्व करने के लिए भी हमें कनेक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा। क्लियर? चलिए साथ ही में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, उसने उड़ान डे सेलिब्रेट करने की बात की गई है। ठीक है? उड़ान डे बनाएंगे 21 अक्टूबर को। ठीक है? 21 अक्टूबर आपका उड़ान डे मनाया जाएगा। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने हाल ही में 78 यानी 78 नए रूट्स, फोर्थ राउंड ऑफ रीजनल कमेटी, जिसको मैंने बताया फोर्थ फेज ऑफ उड़ान स्कीम, ठीक है, और इसके अंदर 766 रूट्स हैव बीन सैंक्शनड, रूट सैंक्शन कर दिए गए हैं जहां पर हम लोग फ्लाइट जल्दी शुरू करने वाले हैं।
क्लियर। उड़ान 3.0 की बात करें तो उड़ान 3.0 के अंतर्गत हम लोगों ने सी रूट जो है, ठीक है, सी एयरप्लेन्स उन पे काफी फोकस किया था। और आपने देखा था अहमदाबाद में साबरमती रिवर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एक सी प्लेन को भी लॉन्च किया था। क्लियर है बात। चलिए चलिए जल्दी से देख लेते हैं एमसीक्यू का आंसर हमारा क्या है। फिर मैं आपको दो मेंस के क्वेश्चन भी देखने वाला हूं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे अपने इस एक्ट की समझ से, जो भी मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया है। क्लियर। प्रैक्टिस जरूर करनी है। प्रैक्टिस इज द की यूपीएससी एग्जाम को क्रैक करने की। चलिए पहली स्टेटमेंट देखें। एरा अमेंडमेंट बिल जो था 2019 अमेंड्स द एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी एक्ट, अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2008। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एरा एक्ट को अमेंड करने की ये बात करता है। साथ ही में बात करें एरा अमेंडमेंट एक्ट 2019 प्रपोजेस टू स्टैब्लिश द एरा, एक अथॉरिटी बनाने की बात कर रहे हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी बनाने की यहां पर बात कर रहे हैं। देखिए ये जब मैं बता रहा हूं आपको कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो एरा बॉडी है, अथॉरिटी है, ये 2008 के एक्ट के तहत स्टैब्लिश की गई थी, एक स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि इंडिपेंडेंटली टैरिफ को रेगुलेट करेगी। क्लियर है बात। तो ये जो एरा बॉडी बनी थी 2008 के एक्ट के तहत बनी थी, ये जो हमारा 21 वाला एक्ट है इसके अकॉर्डिंग नहीं हम लोग बनाने जा रहे हैं। क्लियर है बात। तो सेकंड स्टेटमेंट जो रहेगा वो हमारा गलत हो जाएगा और यहाँ आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन। ओनली वन हमारा यहाँ पर सही जवाब रहेगा। ठीक है, जिसने भी ओनली वन जवाब दिया है आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। चलिए आगे बात करते हैं मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। डिस्कस द नीड फॉर एंड सिग्निफिकेंस फॉर द बिल। ये जो बिल आया है एरा अमेंडमेंट बिल, इसकी क्या नीड है, क्या जरूरत है और क्या क्या इसका महत्व है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, इस बारे में आपको अपना मेंस का एक आंसर प्रिपेयर करना है। क्लियर है बात। सेकंड बात करें, डिस्कस द परफॉर्मेंस ऑफ उड़ान स्कीम। जो उड़ान स्कीम मैंने आपको एक्सप्लेन करी उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करना है। परफॉर्मेंस की जब बात करेंगे तो आप सारे फेजेस में इंट्रोड्यूस करेंगे कि उड़ान 1.0 के अंदर हम लोगों ने क्या किया। ठीक है, देन 1.0 हो गया आपका, 2.0 है, 3.0 है, राइट, एंड 4.0 जिस फेज में हम लोग अभी करेंटली चल रहे हैं। तो जब आप पूरी परफॉर्मेंस को इसको एनालाइज करेंगे तो सारी फैक्टर्स आपको पास्ट से लेके बैकग्राउंड के लॉन्चिंग से लेके करंट परफॉर्मेंस तक आपको अपने आंसर में जो भी डेटा है आपको इंक्लूड करना रहेगा। क्लियर है बात। चलिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एरा अमेंडमेंट बिल के बारे में एक पूरी जानकारी देते हुए एक आपका प्रपोजल है। जल्द ही ये प्रेसिडेंट का असेंट इसमें मिल जाएगा और ये बिल आपका एक्ट कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कोई भी डाउट है आप वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं। आई पर्सनली रिप्लाई टू यू। ऑलराइट, जय हिंद, जय भारत। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।